क्या आप जानते हैं इंडिया का कानून काम कैसे करता है? दोस्तों, देश में जब भी कोई घटना होती है तब कानून की बात जरूर होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया का कानून है क्या? हमारे देश का कानून काम कैसे करता है? कोई भी देश सुचारू रूप से तभी काम कर सकता है जब उसके पास एक मजबूत कानून व्यवस्था हो। तो दोस्तों, भारत का कानून व्यवस्था कितना मजबूत है और हमारे देश के कानून व्यवस्था में किस चीज की कमी है? तो चलिए आज की इस वीडियो में अपने देश के कानून व्यवस्था को जानते हैं। दोस्तों, जब सारी दुनिया जंगलों और गुफाओं में भटक कर अपने लिए आशियाना तलाश कर रही थी, उस दौर में भी हमारे भारत के पास धर्म ग्रंथों से प्राप्त किया गया कानून व्यवस्था थी। भारत में विकसित सभी प्राचीन सभ्यता में कानून व्यवस्थाओं का पालन किया जाता था। बढ़ते समय के साथ ही जैसे जैसे आक्रमणकारी भारत में आते गए, भारतीय कानून व्यवस्था भी समय के साथ बदलती गई, लेकिन कानून व्यवस्था का मूल भाव धार्मिक ग्रंथ ही रहा। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान इंसाफ के लिए दो तरह के कोर्ट बनाए गए थे। एक कोर्ट धर्म और पर्सनल लॉ के लिए था, जहाँ धार्मिक मामलों का निपटारा होता था। दूसरा कोर्ट धर्म निरपेक्ष होता था, जहाँ धर्म से इतर अपराधों की सुनवाई होती थी। कॉमन लॉ के फैसले भी इसी कोर्ट में होते थे। इसके अलावा राजनीतिक मुद्दों को भी इसी कोर्ट में सुलझाया जाता था। प्राचीन काल से लेकर मुगल काल तक देश में कानून व्यवस्था तो मौजूद था, लेकिन यह कानून पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। तो तब अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर फैलाने शुरू किए। तब उन लोगों ने अपने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को कंट्रोल करने के लिए अपने हिसाब से कानून बनाना शुरू किया। और फिर किंग जॉर्ज I के आदेश पर देश में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में पहली बार 3 मेयर कोर्ट स्थापित किए गए। इन अदालतों का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था और यहाँ सिविल और क्रिमिनल जैसे मुद्दों के मामले सुलझाए जाते थे। पहले यह अदालत सिर्फ कंपनी के कार्य क्षेत्र में होने वाले मामलों को ही सुलझाती थी, लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध में जीत के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया गया, जिसके बाद कोलकाता के मेयर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के रूप में बदल दिया गया। उस समय में कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट का काम भी आज के भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जैसा ही था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस लेकर अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसके बाद मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए। 3 हाई कोर्ट की स्थापना के बाद कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पास होने के बाद ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत फेडरल स्ट्रक्चर बन गया। शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कर दिया गया। दिल्ली में नए फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। ये थी आजादी से पहले के भारतीय कानून व्यवस्था का इतिहास। अब चलिए जानते हैं कि आजादी के बाद कैसे बना हमारे देश का कानून व्यवस्था। आजादी के बाद भारत के कानून व्यवस्था कैसी होगी, इसे तय करने के लिए संविधान समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा के कुल 299 सदस्य थे। संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों में समाज के हर तबके के नुमाइंदे को शामिल किया गया था। संविधान के मसौदा समिति का प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। वहीं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लगभग 3 सालों की मेहनत के बाद 26 अगस्त 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। भारत का कानून व्यवस्था कैसा होगा, संविधान में विस्तार से इसकी व्याख्या की गई है। भारतीय कानून व्यवस्था देश के नागरिकों की जिम्मेदारी, अधिकार, सरकार की जिम्मेदारी और शासन व्यवस्था, इस सब के बारे में बात करती है। भारत के कानून व्यवस्था को कई अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो चलिए बारी बारी से भारत के सभी कानून व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। क्रिमिनल लॉ, इंडियन क्रिमिनल लॉ, इंडियन पेनल कोड 1860 और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 के अंतर्गत आता है। इंडियन पेनल कोड के द्वारा अपराधों को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा अपराधों की प्रवृत्ति और कौन से अपराध के लिए कौन सी सजा दी जानी चाहिए, इसका भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। वहीं क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड कानून के उल्लंघन करने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया और सजा को अमल में ले जाने के लिए जरूरी प्रावधानों का उल्लेख करता है। हत्या, अपहरण, बलात्कार और हिंसा जैसे अपराध क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। क्रिमिनल लॉ यह इंश्योर करता है कि अगर देश का कोई नागरिक देश के कानून का पालन नहीं करता है, तब उसे उसके लिए सजा मिलेगी। सिविल लॉ, जब दो लोगों या किसी संगठन के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा हो, तब ऐसे विवाद के निपटारे के लिए भारतीय संविधान में सिविल लॉ मौजूद है। आमतौर पर सिविल लॉ के द्वारा सजा देने के बजाय विवादों के निपटारे पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। भारत का सिविल लॉ कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के अंतर्गत आता है। अलग अलग केस के हिसाब से सिविल लॉ कई अलग अलग रूप में विभाजित है। टॉर्ट लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सभी सिविल लॉ के ही अलग अलग प्रकार हैं। सिविल लॉ का उदाहरण कंपनियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन, दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी की लड़ाई और मानहानि इत्यादि जैसे केस हैं। कॉमन लॉ के अंतर्गत वैसे मामले आते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सुनाया जाता है या कोई कानून बनाया जाता है, तो वो फैसला या कानून देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है। अदालत में कभी कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिससे निपटारे की प्रक्रिया संविधान में नहीं होती है। ऐसे में तथ्यों को देखकर अदालत फैसला सुनाती है। अदालत का यह फैसला आगे के इस तरह के केस के लिए एक तरह से कानून बन जाता है। अगर आगे इस तरह का कोई मामला आता है तो कॉमन लॉ का उपयोग करते हुए कोर्ट पिछले फैसले के आधार पर इस केस में भी अपना फैसला सुना सकती है। अदालत को इस बात की छूट होती है कि इंडिविजुअल केस के तथ्यों के आधार पर कॉमन लॉ में थोड़े बहुत बदलाव करके फैसले सुनाए जा सकते हैं। स्टेटरी लॉ में वैसे कानून शामिल हैं जो संविधान में तो नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से देश या राज्य की चुनी हुई सरकार अपने नागरिकों के लिए बनाती है। संविधान ने सरकार को जनता के लिए ऐसे कानून बनाने का अधिकार दे रखे हैं
केंद्र सरकार संसद के माध्यम से कानून बना सकती है, राज्य सरकार विधानसभा के माध्यम से, तो वहीं जिला या ब्लॉक स्तर पर म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। स्टेटरी लॉ या वैधानिक कानून में केंद्र सरकार जो कानून पास करती है वो देश के तमाम नागरिकों पर लागू होता है। राज्य सरकार के द्वारा पास किया गया कानून उस राज्य में रहने वाले लोगों पर और म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा बनाए गए कानून उसके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर लागू होते हैं। संविधान के कानून तो बना दिए हैं, लेकिन ये कानून जनता पर लागू कैसे होंगे ये कौन तय करेगा? ये तय करने का काम अदालत का है, जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम भी कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट इंडियन जुडिशियल सिस्टम की सबसे पावरफुल संस्था सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश के हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता है वो सर्वमान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले कानून भी बनते हैं और उस कानून का पालन देश के सभी नागरिकों को करना होता है। हाई कोर्ट राज्य स्तर पर हाई कोर्ट इंडियन जुडिशियल सिस्टम की सबसे पावरफुल संस्था होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में इस बात का उल्लेख है कि देश के हर राज्य में एक हाई कोर्ट जरूर होना चाहिए। फिलहाल देश में 25 हाई कोर्ट हैं। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है। गोवा को छोड़कर बाकी 3 राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहीं गोवा का काम बॉम्बे हाई कोर्ट से चलता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नंबर आता है, जो कि किसी एक जिले या एक क्षेत्र में कार्यरत होता है। इंडिया में लगभग 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। अलग अलग प्रकार के केस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और कोर्ट ऑफ सेशंस जज। कोर्ट ऑफ सेशंस जज खास तौर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है, लेकिन वैसे मामले जिसमें मौत की सजा हो सकती है उसकी सुनवाई यहाँ नहीं होती है। वहीं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में ऑलमोस्ट सभी तरह के केस की सुनवाई हो सकती है और यहाँ मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स 10 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले शहरों में खोले जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स उस राज्य के हाई कोर्ट के साथ मिलकर काम करता है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्ति चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर होती है। संवैधानिक स्तर पर तो भारतीय कानून व्यवस्था काफी मजबूत है, लेकिन जमीनी स्तर पर भारतीय कानून व्यवस्था में कई बड़ी चुनौती है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती पेंडिंग केसों की है। मई 2022 के डेटा के हिसाब से देश भर के सभी अदालत में लगभग 4.7 करोड़ मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनमें से लगभग 1,82,000 केस तो ऐसे हैं जो 30 सालों से भी ज्यादा समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। पेपर पर हमारा कानून व्यवस्था जितना मजबूत है, जमीनी स्तर पर भी उसे उतना ही मजबूत बनाना है, तो सरकार को केसों की सुनवाई में होने वाली देरी को कम करने के उपाय तलाशने ही होंगे, तभी जाकर देश के लोगों को समय पर इंसाफ मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत के कानून व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर